ओके, तो इस एनिमे की बहुत सारे एपिसोड्स की कॉमन में आप लोग आके कमेंट कर रहे थे कि ब्लर इफेक्ट क्यों डाल रहे हो, वो जो एडल्ट सीन्स होता है वहाँ पर मैं क्यों ब्लर इफेक्ट डाल रहा हूँ। तो इसका एक बहुत ही बड़ी रीज़न है। यहाँ पर स्क्रीन में आप लोगों को दिखा दूंगा कि टेनपुरी की जितने भी एपिसोड्स है हर एक एपिसोड में येलो डॉलर का साइन आ चुका है। इसका मतलब है कि मेरा हर एक एपिसोड डिमोनेटाइज्ड हो चुका है और इसमें से मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे। समझ सकते हो कि इतना ज़्यादा ब्लर इफेक्ट डालने के बाद भी, इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन फॉलो करने के बाद भी मुझे येलो डॉलर मिल चुका है। अगर मैं यहाँ पर ब्लर इफेक्ट नहीं डालूंगा तो क्या ही हो सकता है मेरे चैनल के साथ, शायद से कंटेंट वगैरह भी उड़ सकता है या फिर मेरा चैनल भी उड़ सकता है। तो यहाँ पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही एक चैनल है और मैं इस चैनल को गंवाना नहीं चाहता। और वैसे भी मैं ये सोच रहा हूँ कि ये टेनपुरी एनिमे सीरीज खत्म करने के बाद मैं हेंटाई और हारम जैसे एनिमे एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, बल्कि एक्शन और लव स्टोरी जैसा रोमांटिक वगैरह ये सब एनिमे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उन सब में शायद से थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन कम रहेगा, शायद मतलब यूट्यूब गाइडलाइन पॉलिसीज वगैरह कम रहेगा, पता नहीं यार, ट्राई करके देखना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ चुका है कि मैं वहाँ पर क्यों ब्लर इफेक्ट डालता हूँ। वैसे तो मैं भी ब्लर इफेक्ट नहीं डालना चाहता, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन तो फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो चैनल भी उड़ा सकता है वो लोग। ओके, तो बहुत हो गई है रोना धोना, अभी चलते हैं और एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें किकी की बहुत सीरियस फेस दिखाया जाता है और किकी के सामने आकागामी, मिया और यूजुकी तीनों ही बहुत सीरियस फेस लेकर खड़े हुए होते हैं। अब किकी उन लोगों को बोलती है कि आज से हम टोकुडो स्टार्ट करेंगे, तो सभी लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग आज से ही स्टार्ट करेंगे। तो अब किकी अपनी पहली क्वेश्चन पूछती है कि आज तुम लोगों ने किस कलर का अंडरवेयर पहना है, सफेद कलर का ही पहने हो या फिर कोई और कलर का है। तो ये सुनने के बाद यूजुकी कहती है कि हम लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो इसीलिए आप मजाक बंद कीजिए। लेकिन किकी कहती है कि मैं सुपर सीरियस हूँ, टोकुडो करने के लिए तुम लोगों को अपने दिमाग के साथ साथ सब कुछ ब्लैंक व्हाइट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने अंडरवेयर से स्टार्ट किया है। तो आकागामी बोलता है कि मैं जब से पैदा हुआ तब से लेके आज तक मैं कभी भी व्हाइट अंडरवेयर यूज नहीं किया। और यूजुकी बोलती है कि मैं तो आज अंडरवेयर पहना ही नहीं हूँ। लेकिन मिया बोलती है कि मैंने आज रेड एंड ब्लैक कलर की अंडरवेयर पहनी हुई है, जो सुनने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और वो दोनों पूछते हैं कि तुम्हारे पास रेड एंड ब्लैक कलर की अंडरवेयर है। तो ये सब बातें सुनने के बाद किकी बोलती है कि हाँ हम लोगों के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो आज से ही तुम लोगों की टोकुडो की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। और इतना बोलते ही यहाँ पर एक इंट्रो आ जाता है। अब इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि आकागामी, मिया और यूजुकी तीनों मिलकर बहुत ही फोकस के साथ ध्यान लगा रहे थे। आकागामी तो अपने ही ख्यालों में कहीं पर खो गया था, जहाँ पर वो महसूस कर रहा था कि उसके आसपास बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, मतलब वो बिल्कुल नेचर के साथ घुल मिल गया था और उसके आसपास बहुत ज्यादा हवा भी बह रहे थे। लेकिन तभी पीछे से किकी आकर यूजुकी और मिया के ऊपर छड़ी से थोड़ा सा मारने लगती है, जिस वजह से उन दोनों के संतरे थोड़ा सा बाउंस करने लगते हैं और वो दोनों मुंह से अजीब अजीब आवाज निकालने लगते हैं, जो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि कैसे आवाज निकालते हैं ये लोग, जो सुनकर आकागामी पथभ्रष्ट हो जाता है और जिस वजह से आकागामी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो जमीन पे अपना सर दे मारता है। और ये देखकर किकी आकर उसके ऊपर छड़ी चढ़ने लगती है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर एक रूम में आ जाते हैं और वहाँ पर वो लोग कैलीग्राफी की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो प्रैक्टिस करते करते किकी आकागामी के पास आती है और वो बोलती है कि आकागामी तुम तो कैलीग्राफी में बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो। तो आकागामी बोलता है कि हाँ, इससे पहले मैं एक कैलीग्राफी की दुकान में काम करता था, इसीलिए मेरा कैलीग्राफी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये सुनकर किकी बोलती है कि तो अच्छा ठीक है, तो तुम यूजुकी और मिया दोनों को ही कैलीग्राफी के बारे में थोड़ा सा टिप्स दे दो। और इतना कहते ही वो वहां से चली जाती है। इस तरफ यूजुकी की हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा खराब होती है, इसीलिए आकागामी यूजुकी के पास जाता है उसे कैलीग्राफी सिखाने के लिए। लेकिन तभी उसकी नज़र उसके संतरों पर पड़ जाता है, जो देखकर आकागामी का सोया हुआ अरमान जाग जाता है। मतलब वो तो है ही टर्की, तुम लोगों को पता ही है। तो इस वजह से उसका ध्यान दोबारा से हट जाता है और वो हड़बड़ाते हुए बहुत सारे इंक अपने ऊपर गिरा लेता है। और ये देखकर मिया-सन बोलती है कि आकागामी मैं तुम्हें साफ कर दूंगा। लेकिन मिया देखती है कि इंक आकागामी की बिल्कुल उसी जगह पर जाके गिरता है जहाँ से तुम लोग हर रोज ढेर सारे बच्चे नाले में बहा देते हो। लेकिन मिया फिर भी बोलती है कि कोई बात नहीं आकागामी, मैं तुम्हें फिर भी साफ कर दूंगी। लेकिन ये देखकर यूजुकी थोड़ा सा चिढ़ जाती है और आकर आकागामी को मारने लगती है। अब हमें उन तीनों को एक सुपरमार्केट में दिखाया जाता है। लेकिन पहले आकागामी और मिया दोनों ही बहुत ज्यादा सहाय होते हैं, लेकिन बाद में वो लोग बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं। लेकिन सबसे पहले वो लोग खरीदते हैं अंडरवेयर्स एंड ब्रास, मतलब ब्रा सिर्फ मिया खरीदती है, आकागामी को ब्रा की जरूरत नहीं है। तो सुपरमार्केट से शॉपिंग वगैरह करने के बाद तीनों ही चले आते हैं टेंपल में। लेकिन टेंपल में आने के बाद उन तीनों को पता चलता है कि उन तीनों को एक ही कमरे में एक ही साथ सोना पड़ेगा और ये डिसाइड किया है किकी ने। तो पहले तो उनमें से कोई भी एक साथ सोने के लिए नहीं मान रहे थे और फिर यूजुकी बोलती है कि लड़कियों के लिए तो एक अलग कमरा होना चाहिए। लेकिन जब यूजुकी पीछे मुड़ के देखती है तब वो देखती है कि किकी वहां से ऑलरेडी जा चुकी थी। तो अब इन लोगों के पास और कोई चारा नहीं रहता, इसीलिए आकागामी पहले ही जाकर बीच में एक बेड ले लेता है और अपने आप को कंबल से पूरी तरीके से ओढ़ लेता है। अब वो दोनों भी कंबल ओढ़ के कुकून बन जाता है और तीनों जैसे तैसे करके रात में सो जाते हैं। लेकिन रात में किसी की भी नींद नहीं होती, क्योंकि दो लड़कियों के साथ एक लड़का, नींद कैसे हो सकता है।
अब फाइनली सुबह हो जाता है और सुबह होते ही वो लोग दोबारा से ट्रेनिंग करने चले जाते हैं कीकी के पास। लेकिन इस तरफ रात में नींद ना होने की वजह से वो लोग बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो चुके थे और सभी लोगों की आंखों में नींद की झलक दिख रहा था। अब कीकी उन लोगों को एक और टास्क देती है, जो कि होता है उन लोगों को स्टीम लेना पड़ेगा, वो भी स्टीम रूम में जाकर, और वो भी आधे नंगे होकर। तो उन लोगों के पास तो और कोई चारा नहीं रहता ट्रेनिंग करने के अलावा, इसलिए वो लोग चले जाते हैं स्टीम रूम में और सभी लोग यहाँ पर आधे नंगे होते हैं और वो लोग वहाँ पर जाकर बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड तरीके से बैठे हुए होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कोई भी बात नहीं कर रहे होते हैं। और स्टीम रूम के अंदर यूजुकी और मिया के संतरों को देखकर आकागामी का मन दोबारा से दहलने लगता है और वो दोबारा से अजीबोगरीब ख्याल में डूब जाता है। और ये सब सोचते सोचते वो अपनी पसीने को पोंछता है और जब वो हाथ रखता है तब उसका हाथ यूजुकी के हाथ में जाकर टच हो जाता है, जिस वजह से दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं। इसके बाद आकागामी यूजुकी को बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मैं इसको इंटेंशनली नहीं किया। तो यूजुकी ये भी बोलती है ठीक है। लेकिन इस तरफ हम देखते हैं कि आकागामी मिया के संतरों के अंदर घुस चुका था इस शॉक के वजह से, और मिया भी यहाँ पर बहुत ज्यादा एम्बेरस्ड हो रही थी, जो देखकर यूजुकी दोबारा से मिया से माफी मांगने लगता है। लेकिन मिया बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कुछ माइंड नहीं किया। और फिर वो दोनों थोड़ा बहुत बातें करने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूजुकी कुछ गहरी सोच में डूब गई थी। तो आकागामी और मिया दोनों मिलकर जब यूजुकी को पूछती है कि तुम क्या सोच रही हो, तब यूजुकी बोलती है कि कीकी ने ये सब कुछ हम लोगों के ट्रेनिंग के लिए ही किया है। कीकी चाहती है कि हम लोगों के दिमाग से सारे गंदे थॉट्स निकल जाए ताकि हम लोग मोक्ष की प्राप्ति कर पाए। तो अब आकागामी और मिया दोनों ही मिलकर यूजुकी को पूछती है कि क्या तुम्हारे अंदर कोई हवस है। तो यूजुकी बहुत ज्यादा सोचने के बाद, मतलब उसके अंदर तो बहुत ज्यादा हवस है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा सोचने के बाद वो बोलती है कि मेरे अंदर कोई भी हवस नहीं है। और ये बात सुनने के बाद आकागामी और मिया दोनों ही बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुमने ऑलरेडी हवस को ओवरकम कर लिया है, यानी कि तुमने मोक्ष की प्राप्ति कर लिया है। और फाइनली वो लोग स्टीम रूम को छोड़ के वहां से निकलने लगते हैं। अब हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि कीकी उन लोगों के सामने खड़ी हुई है और वो उन तीनों को थोड़ा सा ज्ञान फैल रही थी। तो अब आकागामी बोलता है कि यूजुकी ने मोक्ष की प्राप्ति कर लिया है, यानी कि उसके अंदर कोई भी हवस नहीं है। तो उन लोगों के बीच ढेर सारे बातें होने के बाद कीकी उन लोगों से बोलती है, वही सबसे बड़ा हवसी है जो कहता है कि मेरे अंदर कोई भी हवस नहीं है। जो सुनकर आकागामी और मिया दोनों मिलकर यूजुकी की तरफ देखने लगते हैं और यूजुकी थोड़ा सा सदमे में चली जाती है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तभी कीकी उन लोगों से बोल पड़ती है कि तुम लोगों ने इन कुछ दिनों में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस दिखाया है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो वो तीनों बोलते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा फिट है और हमें रेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो कीकी बोलती है कि तुम लोगों को रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि अगर तुम लोग अपने आप को ज्यादा पुश करोगे तो तुम लोग इंजर्ड भी हो सकते हो। तो ये बात सुनकर मिया और यूजुकी दोनों तो डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग आज क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन आकागामी जो होता है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, मतलब सदमे में होता है, क्योंकि आज था 24 दिसंबर यानी कि क्रिसमस ईव। जो देखकर यूजुकी आकागामी से पूछती है कि क्या तुम्हें क्रिसमस ईव से कोई प्रॉब्लम है। तो आकागामी बोलता है इस दिन मेरे पापा अब हर एक प्यार के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते थे और ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा हॉरिबल है। और वो एक कोने में जाकर थोड़ा सा कांपने लगता है। मतलब ये सीन देखकर हमें पता चलता है कि आकागामी कितना ज्यादा डिप्रेस्ड है अंदर से। तो ये सुनकर यूजुकी बोलती है कि अगर ये बात है तो क्यों ना हम दोनों मिलकर क्रिसमस ईव में घूमने चले। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों घूमने के लिए चले आते हैं, जहाँ पर यूजुकी बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजी हुई थी, लेकिन आकागामी अभी भी बहुत ज्यादा शॉक में था। तो ये देखकर यूजुकी आकागामी को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने लगती है, जिस वजह से आकागामी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है और वो वहीं पर नाचने लगता है और वो बहुत ज्यादा खुश दिख रहा होता है। अब वो लोग आसपास घूमने लगते हैं और बहुत ज्यादा शॉपिंग करने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग टेडी वगैरह सब कुछ देख रहे होते हैं। तो अब यूजुकी आकागामी से पूछती है कि क्या तुम किसी के लिए कोई गिफ्ट खरीदे हो। तो आकागामी बोलता है क्या मैंने तो कोई गिफ्ट नहीं खरीदा, बल्कि मुझे पता भी नहीं है कि मुझे कौन सा गिफ्ट खरीदना चाहिए। तो यूजुकी बोलती है कि ये इतना भी ज्यादा कठिन काम नहीं है, यहाँ पर ये एक शॉप है जहाँ पर एंटिक चीजें मिलता है, तो वहाँ से जाके तुम कुछ ना कुछ खरीद ही सकती हो गिफ्ट के तौर पे। और ये बात बोलते ही वो लोग वहां से निकल पड़ते हैं उस शॉप की तरफ। शॉप में पहुंचते ही वो लोग इधर उधर देखने लगते हैं और फाइनली पहुंच जाते हैं शॉप काउंटर में, जहां पर जाकर यूजुकी शॉपकीपर को बोलती है एक ब्रेसलेट दिखाने के लिए। तो शॉपकीपर उन लोगों को कपल वाले ब्रेसलेट दिखाने लगती है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि ये दोनों कपल है, मतलब आकागामी और यूजुकी ये दोनों कपल है। तो यूजुकी बोलती है कि तुम हम लोगों को ये वाले ब्रेसलेट क्यों दिखा रहे हो। तो शॉपकीपर बोलती है कि तुम लोगों को दिखाओ, नहीं तो और किसको दिखाओ। जो सुनने के बाद यूजुकी और आकागामी दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो दोनों शॉपकीपर को समझाने लगते हैं कि वो दोनों कोई भी कपल्स नहीं है। तो वो शॉपकीपर बोलती है कि आज क्रिसमस ईव है और तुम दोनों अकेले यहाँ पर घूम रहे हो, तो मैंने सोचा कि तुम लोग शायद एक दूसरे को डेट कर रहे हो। जो सुनकर आकागामी की तो होश ही उड़ जाता है, मतलब वो बहुत ज्यादा सदमे में चला जाता है और उसके आंखें भी सफेद हो जाता है सदमे की वजह से, और यूजुकी की चेहरा बिल्कुल एकदम लाल टमाटर जैसे हो जाती है शर्म के मारे। तो अब आकागामी उस शॉपकीपर को दोबारा से बोलता है कि हम दोनों के बीच ऐसे कुछ नहीं है। तो शॉपकीपर बोलती है कि यूजुकी की चेहरे को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा, वो तो ब्लश कर रही है। और आकागामी जब यूजुकी की तरफ देखता है तब वो देखता है कि यूजुकी सच में बहुत ज्यादा ब्लश कर रही है, और वो ये भी सोचता है कि वैसे तो यूजुकी बहुत ज्यादा कैजुअल रहती है, लेकिन
लेकिन आज वो बहुत ज्यादा बंठन क्या ही है। अब यूजुकी तुरंत ही एक रुमाल लेती है और बोलती है कि इसे पैक कर दो ताकि बात और आगे ना बढ़े। अब फाइनली उन लोगों का घूमना घुमाना खत्म हो जाता है और वो लोग फाइनली निकल पड़ते हैं टेंपल की तरफ। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सभी लड़कियां मिलकर बैठकर खा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर सभी लड़कियां एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और सभी लड़कियां एक दूसरे को बोल रहे होते हैं कि तुम बहुत ज्यादा सेक्सी हो चुके हो, तुम्हारे कर्व्स तो बहुत ज्यादा उभर के आ रहे हैं वगैरह वगैरह। और मिया तो सच में बहुत ज्यादा सेक्सी लग रही थी। और उसके बाद उन लोगों की बातचीत दोबारा से आकागामी के ऊपर आ जाती है, जहाँ पर सभी लड़कियां बोलती है कि कुछ दिन पहले ही हम लोग आकागामी से अपना पीछा छुड़वाना चाह रहे थे, लेकिन अब देखो वो हम लोगों का फैमिली जैसा बन चुका है और हम लोग नहीं चाहते कि आकागामी इस टेम्पल को छोड़ के जाए। जो सुनकर कागुरा वहां से उठकर गेट से बाहर आ जाती है और गेट लगाकर बोलती है कि आकागामी सच ए इंटरेस्टिंग पर्सन। मतलब कागुरा भी आकागामी की प्यार में पागल हो चुकी थी। और ये सीन दिखाते हुए यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें क्रिसमस ईव की रात को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग क्रिसमस मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे और यहाँ पर सभी लोगों को बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था और सभी लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रिसमस मनाते हैं और सभी लोग बोलते हैं कि ये पार्टी हमारी इस साल की आखिरी पार्टी है। तो सभी लड़कियों को खुश देखकर आकागामी ये सोचता है कि आज ये सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इन सब लड़कियों की कर्जा उतारने का। और फिर वो बोलता है कि आज मैं मेरी सबसे बढ़िया डिश यानी कि सबसे डिलीशियस डिश इन लोगों को सर्व करने वाला हूँ और मौका मिलते ही ये क्रिसमस गिफ्ट को यूजुकी को दे दूंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि आकागामी बहुत सारे डिलीशियस फूड बनाकर ले आकर उन सब लोगों के सामने रख देते हैं, जो देखकर कुरोगे जो कि अभी भी बची है वो आकर आकागामी को बोलती है कि मुझसे शादी कर लो। जो सुनकर आकागामी थोड़ा सा मस्ती मजाक के बोलता है कि ठीक है तुम थोड़ा सा बड़ी हो जाओ फिर मैं शादी कर लूंगा। और फिर सभी लड़कियां उस खाने के ऊपर टूट पड़ती है और सभी लड़कियां मिलकर उस खाने को सफाचट कर जाती है। तो खाना पीना खत्म होने के बाद आकागामी सोचता है कि यही सही वक्त है यूजुकी को अपनी गिफ्ट देने का, लेकिन तभी अचानक वो ख्याल करता है कि यूजुकी बैठकर एक रस्सी के साथ एक गिफ्ट को बांध रही थी। तो आकागामी पूछता है कि यूजुकी ये क्या कर रही हो तुम? तो यूजुकी बोलती है कि क्रिसमस गिफ्ट्स एक्सचेंज करने की तैयारी, यानी कि इस रस्सी के साथ हर एक की गिफ्ट को बांधा जाएगा और फिर सभी लोग बारी बारी से एक गिफ्ट को चूज करेंगे, मतलब एक एक रस्सी को चूज करेंगे और फिर जिसके हाथ में जो भी गिफ्ट लाएगा वो उस गिफ्ट को रख सकता है, मतलब वही उसका क्रिसमस गिफ्ट होगा। जो सुनकर आकागामी तो बिल्कुल ही सदमे में चला जाता है और वो सोचता है कि यानी कि यहाँ पर गिफ्ट रैंडम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, यानी कि यूजुकी को मेरा गिफ्ट कभी भी नहीं मिलेगा। और फिर अगले ही पल मिया अपने आप को उस रस्सी के साथ बांधने लगती है, जो देखकर सुके बोलती है कि आई एम योर गिफ्ट वाले काम हम लोग यहाँ पर जापान में नहीं कर सकते। और दूसरे पल हम देखते हैं कि आकागामी भी अपने आप को वहाँ पर बांधने लगता है, जो देखकर सुके थोड़ा सा हैरान होती है और बोलती है कि इसका मतलब तुम दोनों ने ही अपना गिफ्ट नहीं लाए हो। तो आकागामी बोलता है कि तुम लोग मेरे कोई भी बॉडी ऑर्गन को ले सकते हैं और यूज कर सकते हो। जो सुनने के बाद सुके अपनी जेब में से एक कागज निकलकर आकागामी को देती है और बोलती है कि तुम इसको यूज कर सकती हो, लेकिन इस कागज में क्या लिखा हुआ होता है वो मुझे नहीं पता। जापानीज में लिखा हुआ था ब्रो, मुझे जापानीज नहीं आता। अब अचानक से गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है और कुरागे को मिलती है एक ग्लव्स, जो कि सुकेओ की गिफ्ट है, और सुकेओ को मिलती है एक तुम लोग खुद समझ लो वाइब्रेशन मोड ऑन, जो कि यूजुकी ने रखी थी ठरकी कहीं की। लेकिन दूसरी तरफ आकागामी, मिया और कागुरा इन तीनों को ही अपने अपने गिफ्ट्स मिल जाते हैं, मतलब उन्होंने जो गिफ्ट्स रखा था वही गिफ्ट्स उन लोगों को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कागुरा आकागामी को बोलती है कि आकागामी क्या हम लोग अपने गिफ्ट्स एक्सचेंज कर ले? तो आकागामी मान जाता है और कागुरा के साथ अपनी गिफ्ट एक्सचेंज कर लेता है, जहाँ पर कागुरा बोलती है कि इस डीवीडी के अंदर सुकेओ की बोल्ड पिक्चर्स है, मतलब न्यूड्स है। जो सुनकर यूजुकी बोलती है कि आकागामी ये मुझे दे दो, तुम ये नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ पर सिर के मुंह पे तो खून लग चुका था, जिसके बाद तुम कैसे सोच सकते हो कि आकागामी ये डीवीडी यूजुकी को दे देगा। लेकिन तभी कागुरा पीछे से बोलती है कि अरे रुको जरा, मैं तो मजाक कर रही थी, असल गिफ्ट्स तो यहाँ पर है। और इतना बोलते ही वो अपने पीछे से बहुत सारे हॉट स्प्रिंग के टिकट्स निकालती है, जो सभी लोगों को दिखाकर बोलती है कि ये देखो, ये है आज तुम्हारे लिए गिफ्ट्स, जहाँ पर तुम लोग नाइट स्टे भी कर सकते हो और हॉट स्प्रिंग का मजा भी ले सकते हो। जो देखकर सभी लोग तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग हॉट स्प्रिंग में जाएंगे, वो भी आज ही। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आकागामी और यूजुकी दोनों मिलकर 2 केक के पीस ले आकर उन बुद्धा की मूर्ति के सामने रखती है और दोनों मिलकर वहां पर थोड़ा सा प्रे करने लगते हैं। और यहाँ पर आकागामी ये सोचता है कि यही सबसे बढ़िया मौका है यूजुकी को अपनी गिफ्ट देने का, और वो तुरंत ही अपने अंदर से वो गिफ्ट निकालकर यूजुकी को तरफ देती है। लेकिन सामने से वो देखता है कि यूजुकी भी आकागामी के लिए एक गिफ्ट ले आई थी, यानी कि यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को थोड़ा बहुत पसंद कर रहे थे। तो यहाँ पर वो दोनों ही अपनी गिफ्ट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं और दोनों ही उन गिफ्ट्स को खोलने लगती है। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर वही ब्रेसलेट रखा हुआ है जो कि उस शॉप ओनर ने उन लोगों को दिखाया था, जो कि एक कपल ब्रेसलेट था। और यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन मोमेंट क्रिएट हो जाता है और दोनों ही आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के पास आने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से कीकी आ टपकती है। अबे यार, ये लड़की हर जगह गलत वक्त ही क्यों आती है? चलो कोई बात नहीं। तो कीकी आ जाती है और वो बोलती है, चीखते हुए बोलती है कि यहाँ पर हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। जो सुनकर आकागामी और यूजुकी दोनों मिलकर पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम। तो कीकी बोलती है कि प्रॉब्लम ये है कि जो सेरेमनी दूसरे टेंपल में होने वाली थी, अब वो सेरेमनी इस
इस टेम्पल में होने वाली है। और इस टेम्पल की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है और पीछे तो बुद्धा की मूर्ति भी डक्ट टेप से लगाया हुआ है। तो वो लोग थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो लोग क्या करे, और उन लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो लोग इस मूर्ति को ठीक कर पाए। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉट स्प्रिंग के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग मिलकर एक हॉट स्प्रिंग में आए हुए थे। लेकिन यहाँ पर यूजिकी और आकागामी दोनों बहुत ज्यादा उदास थे, क्योंकि उन लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था उस मूर्ति को ठीक करने के। जो देखकर कीकी उन दोनों को थोड़ा सा सिंपैथी देते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं, हम लोग कोई ना कोई रास्ता जरूर से निकाल लेंगे। और फिर वो लोग उस हॉट स्प्रिंग के अंदर चले जाते हैं। हॉट स्प्रिंग के अंदर एक बंदा आकागामी को दूसरी तरफ से बुलाकर एक ड्रिंक देता है पीने के लिए, जिसके अंदर वो बंदा कुछ तो मिला के रखा था, जिसकी वजह से वो पीते ही आकागामी के मुंह से ड्रैगन की तरह आग निकलने के बाद वो बिल्कुल ही एकदम नशे में धुत हो जाता है और बहुत ज्यादा टल्ली हो जाता है, नशेड़ी कहीं का। और फिर मटकते मटकते तौलिया लेकर एक काली अंधेरी गुफा के अंदर चला जाता है, मतलब अंदर एक रास्ता से चला जाता है। साला क्या क्या सोचते रहते हो तुम लोग। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सुकेओ और मिया दोनों मिलकर यूजिकी को बोलती है कि यूजिकी प्लीज थोड़ा सा दिखाओ ना प्लीज थोड़ा सा। यहाँ पर मैं कुछ और ही सोच रहा था कि क्या सब कुछ दिखाने के बाद चल रहा है भाई यहाँ पर। तभी यूजिकी अपनी डोले सोले दिखाने लगती है, जो देखकर सुकेओ और मिया दोनों ही बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड होकर बोलती है कि वाह यूजिकी तुम्हारे तो डोले सोले बहुत ही अच्छे बन गए हैं वगैरह वगैरह। तो यूजिकी की डोले सोले देखकर मिया और सुकेओ दोनों ये सोचने लगते हैं कि काश हमारे पास भी थोड़ा सा मसल्स होता ताकि हम लोग भी फ्लेक्स कर पाते। तो कागुरा सुकेओ को बोलते हैं कि तुम्हारे पास तो इतने अच्छे अच्छे ब्रेस्ट है, लेकिन सुकेओ बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। तो कुरोकी उसके ऊपर झपट पड़ती है और बोलती है कि ये दो मुझे दे दो, और उसके बैंगन को दबाने लगती है। ठरकी लड़की, साला इतनी छोटी लड़की ठरकी कैसे हो सकती है भाई। अब धीरे धीरे करके सभी लड़कियां अपनी वस्त्रें उतार देते हैं और सभी लड़कियां मिलकर चले आते हैं हॉट स्प्रिंग के पास। और यहाँ पर मिया को बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी खुले बालों के साथ, जो देखकर यूजिकी और सुकेओ दोनों मिलकर मिया की थोड़ा बहुत तारीफ करती है। तो मिया यह सुनकर बोलती है कि आकागामी को ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा, जो सुनकर यूजिकी और सुकेओ दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वहाँ पर कीकी आ जाती है अपनी बड़े बड़े बैंगन लेकर, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियां ये बोलते हैं कि वाओ व्हाट ए सेक्सी बॉडी। तभी कीकी मिया के ऊपर झपट पड़ती है और उसके बैंगन को दबाने लगती है और वो बोलती है मैं एक वुमन हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बॉडी से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो रही हूँ, तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज्यादा बहरिया है। और ये सब बातें वो उसकी बैंगन को दबाते हुए कर रही थी। अब सभी लड़कियां चली जाती है हॉट स्प्रिंग में और नहाने वगैरह का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन इस तरफ यूजिकी, मिया और सुकेओ तीनों मिलकर बैठे हुए थे शावर के नीचे, और वहाँ पर वो लोग थोड़ा बहुत बातें कर रहे थे, जहाँ पर मिया कागुरा के बारे में बातें कर रही थी। और वो बोलती है कि मैं जब छोटी थी तब मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं थी, लेकिन तब कागुरा ही मेरी एकलौती दोस्त थी, और उसके साथ ही मैं एक साथ हर काम करती थी, और वो मुझसे कभी भी बिट्रे नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आकागामी एक जगह पर 2 पत्ते लेकर खड़ा हुआ है, और वो ये सोच रहा था कि ये सारे लड़कियां मेरे पर्सनल बात में क्या कर रही है। और उस ड्रिंक को पीने की वजह से उसकी औजार बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी, मतलब उस ड्रिंक में कुछ तो मिला था वो बंदा। तो अब आकागामी सोचता है कि मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाऊंगा किसी की नोटिस करने से पहले। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तब वो देखता है कि कागुरा वहां पर पहले से ही मौजूद थी, और वो बहुत ही कामली आकागामी को घूरे जा रही थी। तो ये देखकर आकागामी तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन कागुरा वहां पर उसे कुछ नहीं बोलती और वहां से चुपचाप निकल के यूजिकी और मिया के पास चली जाती है। और वहाँ पर जाके उन लोगों से पूछती है कि अगर आकागामी यहाँ पर मौजूद होगा तो तुम लोग क्या करोगे। तो वो लड़कियाँ बोलती है कि हम उसे पूछताछ करेंगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी क्या मजबूरी रही होगी कि तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा। और ये बात सुनने के बाद आकागामी बहुत ज्यादा एम्बेरस्ड फील करता है और वो तुरंत ही वहाँ से उन लोगों के पास जाने लगती है। लेकिन तभी कागुरा एक सोप लेकर आकागामी की तरफ फेंके मारता है, जिस वजह से उसकी तौलिया खुलकर नीचे गिर जाती है और उसकी औजार निकल जाता है, जो वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियां देख लेते हैं और सभी लड़कियां तो हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लड़कियां मिलकर आकागामी को बंदी बना चुके थे और सभी लड़कियां उसके साथ थोड़ा सा क्रिमिनल जैसा बिहेव करने लगते हैं। और यूजिकी पूछती है कि तुम वहाँ पर एक्सीडेंट से आ चुके थे। तो आकागामी बोलता है कि हाँ, और यूजिकी बोलती है कि लेकिन फिर भी तुम वहाँ पर छुपे रहे। तो आकागामी बोलती है कि हाँ। और वो लोग थोड़ा बहुत पूछताछ तो करते हैं, लेकिन तीनों ही लड़कियां मतलब यूजुकी, सुकेओ और मिया तीनों ही लड़कियां थोड़ा बहुत शर्माने लगते हैं और वो बोलते हैं कि आकागामी कितना ज़्यादा मैनली है, क्या है वगैरह वगैरह, क्या सब बोलते रहता है यार। ये मतलब ये पूरा एनीमे ही ठरकी है, मुझे भी ठरकी बना देगा ये लोग, मैं एक शरीफ इंसान हूँ भाई। तो अब सारी लड़कियां वहाँ से निकलने लगते हैं क्योंकि उन लोगों का नहाना धोना हो चुका था। लेकिन यहाँ पर कागुरा बोलती है कि क्या मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ। तो सभी लड़कियां बोलती है कि हाँ क्यों नहीं। और यहाँ पर कागुरा आकागामी को भी अपने साथ रोक लेती है और बोलती है कि आकागामी तुम यहाँ पर मेरे साथ रहो। लेकिन यहाँ पर मिया भी उन लोगों के साथ रुक जाती है और बोलती है कि मैं भी यहाँ पर रहूंगी। तो ये तीनों यहाँ पर तो रह जाते हैं, लेकिन बाकी तीनों लड़कियां यानी कि कीकी, यूजिकी और सुकेओ, ये तीनों लड़कियां वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पर इस एनिमे में आने वाली है ट्विस्ट, और अब हमें कागुरा की असली रूप को दिखाया जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आकागामी एक हॉट स्प्रिंग में बात ले रहा था,
लेकिन अभी भी उसका औजार टनटनाया हुआ था। और तभी अचानक से वहाँ पर कागुरा आ पहुँचती है और वो भी तौलिया पहनकर, जो देखकर आकागामी तो दोबारा से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो पूछता है कि कागुरा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कागुरा वहाँ पर उठकर आकागामी के पास चली जाती है और आकागामी को सीड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। तो आकागामी अपने आप को कंट्रोल करने के लिए अपनी औजार में ही मुक्का मार देता है, जिस वजह से उसका औजार इस बार शांत हो जाता है। जो देखकर कागुरा बोलती है कि वाह तुम कितने अच्छे प्रीस्ट हो, मैं तुम्हें इतना ज्यादा सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी तुम बिल्कुल भी सीड्यूस नहीं हुए। और यहाँ पर कागुरा की असलियत खुलने लगती है और वो अपनी असली राज बोलने लगती है। वो बोलती है कि हॉट स्प्रिंग में घुसने के बाद तुमने जो ड्रिंक पिया था उसमें मैंने ही जापानी तेल मिलाया था, जिस वजह से तुम्हारा औजार बहुत ही ज्यादा टनटना गया था और मैं ये चाहती थी कि तुम इस वजह से हम लोगों के साथ कुछ उल्टा सीधा कर दो। तो आकागामी पूछता है कि तुम ये क्यों करना चाहती हो। तो कागुरा बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस टेम्पल को छोड़ के चले जाओ क्योंकि तुम मेरे प्लान के बीच में आ रहे हो। तो आकागामी पूछता है कि कैसा प्लान। तो कागुरा बोलती है कि एक एरोटिक क्वीन बनाने का प्लान। मैं चाहती हूँ कि मिया, जो कि एरोटिक फैमिली से बिलोंग करता है, वो एक एरोटिक क्वीन बन जाए, जिस वजह से उसके आसपास ढेर सारे लौंडे होंगे, मतलब उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स होंगे और मिया इस चीज़ के लिए ही बनी है। तो आकागामी बोलता है कि लेकिन मिया तो ये सब कुछ नहीं चाहती, इसलिए तो वो अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ पर आई हुई है। और ये सब कुछ बातें करते करते कागुरा आकागामी के बहुत ज़्यादा पास आ चुकी थी, जो मिया कांच के बाहर से देख लेती है और मिया बोलती है कि क्या मैं भी तुम लोगों के साथ ज्वाइन करूँ। लेकिन तभी कागुरा मिया के पास जाती है और उसे हिप्नोटाइज करके उसे वहाँ पर सुला देती है और तुरंत ही आकागामी के पास आकर आकागामी को भी सुला देती है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कागुरा ने आकागामी को कहीं पर बांध के रखा हुआ था और वो भी नंगा। अब कागुरा आकागामी से पूछती है कि तुम यहाँ पर इस टेम्पल में किस लिए आए हो। तो आकागामी बोलता है कि मैं अपनी कर्जा उतारने और अपनी फैमिली का नाम जो कि बदनाम है वो सही करने आया हूँ। तो कागुरा बोलती है कि यानी कि तुम भी अपनी फैमिली से भाग रहे हो। और फिर कागुरा बोलती है कि मैं तुम्हें उस बुद्धा की मूर्ति को ठीक करने का पैसा भी दे दूंगा और तुम्हारा कर्जा भी माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा, जो कि है उस टेम्पल को छोड़कर जाना पड़ेगा और तुम इस बारे में जरूर से सोचना। और इतना बोलते ही कागुरा वहां से चली जाती है, लेकिन आकागामी को वहीं पर ही बंधा हुआ छोड़ देती है। एपिसोड की शुरुआत मिकाजुकी टेम्पल से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लड़कियां और आकागामी मिलकर उसी टूटी फूटी बुद्धा की मूर्ति के सामने प्रेयर कर रहे हैं। तो प्रेयर करते करते अचानक आकागामी को कागुरा की फ्लैशबैक आने लगता है, जहाँ पर कागुरा उसे ये बोल रही थी कि अगर तुम इस टेम्पल को छोड़ देते हो तो मैं तुम्हारे सारे के सारे पैसे माफ़ कर दूंगा, यानी कि तुम्हारे ऊपर जितना भी कर्जा है वो सारे का सारा माफ़ कर दूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर टेम्पल के बाहर आते हैं उन लोगों की ट्रेडिशनल खाना बनाने की प्रोसेस, यानी कि मूची करने के लिए। नाम कुछ थोड़ा सा अजीब सा नहीं है, मूची, खैर जो भी हो। तो वो लोग यहाँ पर सेटअप वगैरह कर ही रहे थे और वो लोग वहाँ पर एक मोर्टर और एक हैमर लेकर आते हैं, जहाँ पर वो लोग अपना अपना काम जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, जहाँ पर सुके और कागुरा ये दोनों काम करेंगे मोर्टर में और आकागामी हैमर में काम करने वाला है। मतलब यहाँ पर काम ये होता है कि हैमर लेकर उस मोर्टर के अंदर बार बार मारना होता है, जहाँ पर थोड़ा सा राइस रखा हुआ होता है और मारते मारते वहाँ पर एक राइस बॉल टाइप का कुछ बन जाता है और इसे ये लोग मूची कह रहे हैं। तो आकागामी अपनी हैमर मारने वाला होता है, लेकिन तभी कागुरा उसे रोकते हुए बोलती है कि ये मूची बनाने का काम थोड़ा सा डर्टी नहीं है। यहाँ पर तुम समझ लो कि एक हैमर है एक लड़का और मोर्टर है एक लड़की और स्लैप स्लैप स्लैप। तुम लोग शायद समझ चुके हो कि ये लड़की साला चिंदी सी लड़की किस बारे में बात कर रही है। तो जो सुनकर आकागामी के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो सुकेओ को बोलता है कि चलो हम दोनों अपना रोल बदल लेते हैं। लेकिन रोल बदलने के बाद भी कुरोगी यहाँ पर नहीं रुकती और वो बोलती है कि ये थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं हो गया, और वो दोबारा से अजीबोगरीब इशारे करने लगती है। तो खैर जो भी हो, वो लोग इन सब बातों को इग्नोर करते हुए अपनी मूची बनाने का काम स्टार्ट करने लगता है। लेकिन जब ही सुकेओ हैमर मारने जाने ही वाली थी तभी आकागामी का नज़र ओरिजिनल मूची से थोड़ा सा बहकते हुए दो और मूचीज में जाके गिरता है, जो कि ओरिजिनल मूची से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था और मुझे भी इस तरीके का मूची चाहिए। तो उन दो मूचियों को देखकर आकागामी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ये देखकर सुके बोलता है कि आकागामी तुम क्या कर रहे हो, मूचियों में ध्यान दो। तो आकागामी यहाँ पर क्या करता है कि दोबारा से अपनी रोल बदल लेता है और वो दोबारा से हैमर के काम करने लगता है। लेकिन दोबारा से कागुरा आकागामी को रोकता ही ये बोलता है कि आकागामी देखो इन तुम मूचियों को, क्या बेहतरीन लग रही है ना। तो आकागामी सोचता है कि क्या 3 मूची। तो वो जब मूचियों की तरफ देखता है तब वो देखता है कि वहाँ पर सच में 3 मूचियाँ हैं। और तुम लोग इतना तो समझदार हो कि यहाँ पर किन मूचियों के बारे में बातें कर रहा होता है। तो आकागामी यहाँ पर क्या करता है कि अपने आँखों में उंगलियाँ घुसा लेता है ताकि उसे उन मूचियों को देखना ना पड़े, और इस वजह से उसके आंखों से बहुत ही तेज खून बहने लगता है। जो देखकर सुके बोलते हैं कि अबे ये क्या कर दिया तूने, जल्दी से जा और जाके अपनी आंखों पे पानी मार।
तो यहाँ पर सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि आकागामी अपनी आंखों पे पानी मार रहा होता है। तभी आकागामी कुरोगे से ये पूछता है कि अबे तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो कुरोगे ये कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि ये करने से मैं एडल्ट बन जाऊंगी। तो ये सुनकर आकागामी वहाँ से हंसते हुए निकल जाता है और ये बोलता है कि मुझे लगता है कि मिया और कागुरा को मेरी हेल्प चाहिए। लेकिन जब वो बाहर पहुँचता है तब वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। तभी मिया आकर उसके पीछे खड़ी होती है। तो जब आकागामी पीछे मुड़ के देखता है तब वो नोटिस करता है कि मिया एक बनी के ड्रेस में है। ये किसी भी एंगल से मुझे बनी तो नहीं लग रहा, लेकिन खैर जो भी हो। तो यहाँ पर मिया को तो बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था, जो देखकर आकागामी की आंखें तो बिल्कुल फटी की फटी रह जाती है और वो बिल्कुल ही सदमे में चला जाता है। और वो ये पूछता है कि अबे ये क्या हुलिया बना लिया अपना। तो मिया बोलती है कि इस सेरेमनी की यही ट्रेडिशनल ड्रेस है, मतलब मोची बनाने की ट्रेडिशनल ड्रेस यही है। और इस इन्फॉर्मेशन को मिया तक पहुंचाया था कागुरा ने। तो आकागामी सोचता है कि क्या ऐसा भी कोई ट्रेडिशन होता है क्या। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आकागामी एक हुडी पहनकर मिया को जकड़ लेता है और यहाँ से इन लोगों की ट्रेडिशनल मूची बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहाँ पर आकागामी मिया की पेट को पकड़कर उसे उठा कर पटकने लगता है, मतलब उसे उठाकर मारने लगता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में रखा हुआ हैमर जाके मूची में गिरता है, मतलब मोटर में गिरता है, जिस वजह से वहाँ पर मूची बनने लगता है। तो ऐसे करते करते थोड़ी देर बाद वो मूची बन चुका होता है और आकागामी बोलता है कि वी डिड इट मिया सान, देखो हम लोगों ने मूची बना दिया। लेकिन अब तक तो मिया की हालत बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी। उसकी मुंह तो बिल्कुल पूरी तरीके से लाल टमाटर जैसे हो चुकी थी और उसकी मुंह से क्या क्या वर्ड निकल रहे थे वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तभी पीछे से सुकियो आ जाती है और वो बोलती है कि आकागामी मैं भी रेडी हूँ। लेकिन यहाँ पर सुकियो और मिया इन दोनों को यही लग रहा होता है कि आकागामी उन दोनों को ये बनी वाला ड्रेस पहनने के लिए कहा था। और तभी वहाँ पर कागुरा भी आ जाती है और वो भी एक बनी वाली ड्रेस पहन रखी थी, लेकिन इसकी ड्रेस थोड़ा सा अच्छी थी या फिर बुरी। तुम लोगों को शायद ये वाला ड्रेस बुरा लग जाए, क्या पता। तो ये सब कुछ चल रहा था कि तभी वहाँ पर युजुकी आ जाती है और वो बोलती है कि अरे यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी सारा का सारा इल्जाम जाता है आकागामी के ऊपर और युजुकी आकर आकागामी के कंधे पे ऐसे हाथ रखता है कि आकागामी की हालत पतली हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा खौफनाक तरीके से आकागामी को देख रही होती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युजुकी ये पूछती है कि क्या ऐसे भी कोई ट्रेडिशन होता है क्या। तभी आकागामी को ये समझ आ जाता है कि ये सब कुछ कागुरा उसे इस टेम्पल से निकालने के लिए कर रही है। अब सीन शिफ्ट होता है डिनर में, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर आकागामी के हाथों की बनाया हुआ खाना खा रही होती है। तभी आकागामी ये नोटिस करती है कि कीकी वहाँ पर नहीं है। तब वो बोलती है कि मैं कीकी के लिए खाना लेकर जा रहा हूँ। तो जब आकागामी कीकी के रूम में पहुँचता है तब वो देखता है कि कीकी बैल्कोनी में बैठी हुई है। तो आकागामी भी उसके पास चला जाता है और कीकी को उसका डिनर दे देता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कीकी आकागामी को ये बोलती है कि मैं यहाँ पर नज़ारे एंजॉय कर रही हूँ और वो सीधा आसमान की तरफ दिखाती है। तो आकागामी जब आसमान की तरफ देखता है तब वो देखता है कि आसमान में बहुत ही सुंदर चांद उठी हुई है। अब कीकी आकागामी को ये बोलने लगती है कि जब युजुकी की शादी हो जाएगी और जब वो एक हेड प्रीस्ट बन जाएगी तब तुम प्लीज़ उसके साथ यहीं पर रहना, ताकि उसे एक सपोर्ट मिल सके और तुम्हारे जैसे एक दोस्त भी मिल सके। और ये सब कुछ बातें चल ही रहा होता है कि तभी कीकी थोड़ा सा ठरकी हो जाती है और उसके ऊपर झपट पड़ती है, मतलब आकागामी के ऊपर झपट पड़ती है। लेकिन आकागामी यहाँ पर जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाता है। अब नेक्स्ट दिन जो होता है वो होता है न्यू ईयर के दिन और सभी लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा सज धज के न्यू ईयर सेरेमनी में आए हुए थे। लेकिन तभी आकागामी उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बैग में से बहुत सारे मास्क और सनग्लासेस निकल के उन लोगों को पहना देता है। लेकिन वो किससे डर रहा था मुझे नहीं पता भाई। अब आकागामी एक जगह पर खड़ा हुआ था, तभी सुकियो उसके पीछे से आकर उसे धप्पा कर देती है और आकागामी को अपनी पहने हुए कपड़े दिखाने लगती है। तो आकागामी पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो सुकियो बोलती है कि जब कोई लड़की तुम्हें अपनी कपड़े दिखाए तब तुम्हें उनकी तारीफ करनी चाहिए और क्यूट वगैरह बोलनी चाहिए। तो अब आकागामी सुकियो को इतना ज़्यादा तारीफ करती है कि सुकियो शर्म के मारे वहाँ से भागी जाती है। अब आकागामी सारी लड़कियों को एक एक करके तारीफ कर रहा होता है, लेकिन जब युजुकी उसके सामने आती है तब उसके मुंह से ब्यूटीफुल वर्ड निकल जाता है, जो सुनकर युजुकी तो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। तो अब वो दोनों यहाँ पर थोड़ा सा बातें करने लगते हैं और इन दोनों के बातों के बीच में ही आकागामी को कागुरा के बताए हुए बातें याद आने लगते हैं। तभी युजुकी आकागामी को बोलती है कि मैं इस मिकाजुकी टेम्पल को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी और मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगी। तभी अचानक से आकागामी को युजुकी के साथ बिताए हुए लम्हे थोड़ा बहुत फ्लैशबैक में याद आने लगते हैं। तभी वो ठान लेता है कि वो कागुरा को अपनी प्लान में कामयाब होने नहीं देगा, मतलब उसे इस टेम्पल से निकालने नहीं देगा। तभी वो वहाँ से अचानक से दौड़ के भाग जाता है, जो देखकर युजुकी आकागामी कह के चीखते रहता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कागुरा एक जगह पर खड़े होकर प्रेयर कर रही थी और प्रेयर करते करते भी वो यही चाह रही थी कि मिया एक एरोटिक क्वीन बन जाए, मतलब वो लौंडाबाज बन जाए और उसके भी हज़ारों बॉयफ्रेंड्स हो उसकी माँ की तरह।
और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि कागुरा को मिया के पीछे उसकी मॉम ने ही भेजी थी, और वो कैमरा जिसे हर वक्त कागुरा अपने साथ लेकर घूमती रहती है वो भी मिया के मॉम ने ही भेजी थी। और मिया की मॉम उसे ये कही थी कि मुझे हर 3 दिन के बाद सारे के सारे फुटेज चाहिए मिया के बारे में, मतलब पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए मिया के बारे में। और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि कागुरा हर वक्त मिया के ऊपर अपनी नजरें टिकाई हुई थी, जहाँ पर वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिया की मॉम को भेज रही होती है लिख कर। मिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है आकागामी के बारे में भी वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन उसकी मॉम को देती रहती है। और वो ये सब कुछ सोच रही थी कि तभी उसके पीछे से आकागामी आकर खड़ा होता है और वो बोलता है कि मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। वो बोलता है कि अगर मैं इस टेम्पल को छोड़ के चला जाऊँ तो तुम मेरा डेब्ट यानी कि लोन को चुका दोगे। तो कागुरा बोलती है कि हाँ मैं चुका दूंगा। और आकागामी बोलता है कि इस टेम्पल को भी यानी कि मिकाजुकी टेम्पल को भी पैसों की जरूरत है, तो तुम टेम्पल को भी पैसों दोगे बुद्धा की मूर्ति को ठीक करने के लिए। तो कागुरा बोलती है कि हाँ तुम अगर इस टेम्पल को छोड़ के चले जाते हो तो मैं तुरंत ही तुम्हें और इस टेम्पल को पैसे दे दूंगी। लेकिन आकागामी यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट लाते हुए बोलता है कि अगर मैं इस टेम्पल को छोड़ के ना जाऊँ तो कागुरा उसे अपनी डेब्ट और टेम्पल की हालत के बारे में याद कराने लगती है। और वो बोलती है कि अगर तुम टेम्पल को छोड़ के नहीं जाओगे तो तुम कर्जे में डूबते ही जाओगे। लेकिन आकागामी बोलता है कि मैं दूसरा रास्ता जरूर से ढूंढ लूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं यूजुकी को इस जगह पर अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो ये सुनकर कागुरा बोलती है कि अगर ये बात है तो मैं कुछ दिन के लिए ये ऑफर को खारिज कर देती हूँ। और वो ये सोचने लगती है कि पैसा कमाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है और आकागामी कुछ दिन बाद ही मेरे पास रोते हुए आएगा पैसों के लिए। और तभी आकागामी ये बोलता है कि अब मैं मिया को दिया हुआ प्रॉमिस रख सकता हूँ, यानी कि स्वॉर्ड फाइट में उसे हराने के प्रॉमिस। और ये सुनकर कागुरा तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपने ही मन में सोचने लगती है कि आकागामी तो यूजुकी को पसंद करता है, लेकिन मिया जो है वो धीरे धीरे करके आकागामी की प्यार की जाल में फंसती जा रही है और ये सब कुछ मैं देख पा रही हूँ। और तभी कागुरा बहुत ही गुस्से में आकागामी की तरफ मुड़कर उसे बहुत ही चीखते हुए ये कहता है कि मिया के बारे में कुछ भी मत बोलना। तो आकागामी यह बोलता है कि कागुरा तुम इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हो, तुम्हें तो इससे पहले कभी भी इतना ज़्यादा गुस्से में नहीं देखा मैंने। और फिर आकागामी मिया को लेकर कागुरा के फीलिंग्स के बारे में बातें करने लगता है, जो सुनकर कागुरा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और आकागामी की मेन जगह पर मतलब वहाँ पर लात मार देती है, जिस वजह से आकागामी की जान वहाँ से निकल जाती है। और इसके बाद कागुरा आकागामी को बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं अपनी जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। और इतना कहती है वो वहाँ से चलकर बाकी सारी लड़कियों के पास चली जाती है। और यहाँ पर आके वो लोग थोड़ा सा बातचीत करते हैं और फाइनली लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मिया कागुरा को एक बहुत ही अच्छी हक देती है, जो देखकर कागुरा भी थोड़ा सा स्माइल करती है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आकागामी नींद से उठता है और वो अपनी बॉल्स को चेक कर रहा होता है, क्योंकि इसके पहले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कागुरा जो होती है वो आकागामी की बॉल में लात मार के भाग गई थी। तो आकागामी अपनी बॉल को फील कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर यूजुकी आ जाती है। तो यूजुकी को देखकर आकागामी ये बोलता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा हूँ और आज मैं किसी से भी डरने वाला नहीं हूँ। लेकिन तभी यूजुकी बोलती है कि मैं और किकी बाहर जा रही हूँ और कागुरा और बाकी सब यहीं पर ही है। और कागुरा के नाम सुनते ही आकागामी तो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है और वो अपनी कंबल को अपने ऊपर ओढ़ के बिल्कुल कांपने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा डर चुका था ये बंदा। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आकागामी और मिया दोनों मिलकर बैठ के चाय पी रहे होते हैं। तो आकागामी पूछता है कि सभी लोग कहाँ पर है। तो मिया बोलती है कि सुकेओ और कुरोगे अभी तो सो रहे हैं और कागुरा लैपटॉप यूज कर रही है। और जैसे ही आकागामी कागुरा की नाम सुनता है तभी वो कांपने लगता है, जो देखकर मिया ये करती है कागुरा कागुरा कागुरा। तो जितनी बार भी मिया कागुरा कहती है उतनी बार आकागामी कांपने लगता है, जो देखकर मिया ये सोचती है कि उसे शायद कागुरा से डर लग रहा है या फिर कुछ तो बात है कि आकागामी ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तो मिया आकागामी की कॉलर को पकड़ के डायरेक्ट लेकर चला जाता है कागुरा के पास और कागुरा से जाके पूछती है कि तुम लोगों के बीच क्या हुआ है, आकागामी तुम्हारे नाम सुनते ही बहुत ज्यादा डर रहा है। और फिर मिया आकागामी को ये पूछता है कि तुम कागुरा के बारे में क्या सोचते हो। तो आकागामी बोलता है कि इसे देखते ही मेरा खरा हो जाता है, जो सुनकर कागुरा ये बोलती है कि मैं तुम्हारे नाम पे केस कर दूंगा कोर्ट पे। अब मिया कागुरा को पूछती है आकागामी के बारे में। तो कागुरा बोलती है कि हाँ आकागामी तो एक अच्छा बंदा है, मतलब नाइस पर्सन है। जो सुनकर मिया और आकागामी दोनों ही बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हैं, मतलब तारीफ सुनकर। अब मिया आकागामी और कागुरा इन दोनों को वहीं पर लेकर चले जाती है जहाँ पर मिया और आकागामी रात बिताए थे। मेरा मतलब वो दोनों लॉक हो चुके थे। तो उन दोनों को अंदर भेजकर मिया उन दोनों को बाहर से लॉक कर देती है। और यहाँ पर आकागामी की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और वो डर के मारे कांपने लगता है और उसके मुंह से कोई भी बात नहीं निकल रही थी।
तो रूम के अंदर कागुरा तो पहले आकागामी को सीड्यूस करने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर वो अपनी माइंड चेंज कर लेती है और जाकर दरवाजे को एक लात मारती है, जिस वजह से वो दरवाज़ा वहीं पर टूट के गिर जाती है। अब बाहर निकालते निकालते कागुरा ये सोचती है कि आकागामी यूजुकी को पसंद करती है और मिया आकागामी को पसंद करती है, तो क्यों ना मैं ये कर दूँ कि आकागामी और मिया इन दोनों के बीच थोड़ा सा केमिस्ट्री बना दूँ और आकागामी को ही क्रिस्टोफ फैमिली के मेंबर बना दूँ, यानी कि मिया की फैमिली। और यहाँ पर हमें एक इंट्रो दिखाया जाता है। इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि रात में आकागामी और सोक्यो दोनों मिलकर कुछ तो कर रहे थे। अब आकागामी धीरे धीरे करके सोक्यो के पास आने लगता है। अब सोक्यो थोड़ा सा डरते हुए ये कहती है कि आकागामी थोड़ा सा जेंटली करना, मतलब यहाँ पर क्या करने की बात हो रही है तुम लोगों को शायद पता ही होगा। तो ये सब होते होते अचानक सोक्यो की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि वो आकागामी को नहीं बल्कि कुरागे को पकड़ के रखी है और उसे ही किस करने वाली थी। तो ये देखकर कुरागे बोलती है कि गुड मॉर्निंग सोक्यो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोक्यो जमीन पर बैठकर माफी मांग रही होती है और वो बोलती है कि प्लीज इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना। तो कुरागे एक चॉकलेट के बदले में सोक्यो की इस बात को भी मान जाती है। अब सोक्यो चली आती है किचन में और वहाँ पर जाकर कुछ ढूंढने लगती है फ्रिज के अंदर। तभी वहाँ पर आकागामी भी पहुँच जाता है और वो ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से मिया भी आ जाती है और वो दोनों मतलब मिया और आकागामी थोड़े बहुत बातें करने लगते हैं। लेकिन सोक्यो यहाँ पर ये सोच रही होती है कि मिया आकागामी के इतना ज़्यादा करीब क्यों आ रही है, और वो यहाँ पर थोड़ा सा जेलस भी फील करने लगती है और वो ये भी सोचने लगती है कि क्या मिया आकागामी को पसंद करती है। तभी वहाँ पर कागुरा भी आ जाती है और कागुरा आकर सोक्यो को थोड़ा सा डरा देती है। तो सोक्यो पूछती है कि तुम इतना ज़्यादा इनविजिबल कैसे हो। तभी कागुरा सोक्यो को अपनी कैमरे दिखाते हुए बोलती है कि इसके वजह से, और तभी वो अपनी कैमरे में से वही वाला फुटेज, मतलब घर के अंदर वाला फुटेज जहाँ पर मिया और आकागामी दोनों मिलकर कुछ तो कर रहे थे, वही वाला फुटेज सोक्यो को दिखाने लगती है, जिस वजह से सोक्यो की तो फटके हाथ में आ जाती है और वो अजीबोगरीब ख्यालों में डूब जाती है और वो सोचने लगती है कि ये सब कुछ क्या देख लिया मैंने यार, छी छी छी, ये सब डर्टी चीज़ें मेरे सामने से हटाओ, ये सब चीज़ें तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो। तो इसके बाद सोक्यो और कागुरा दोनों मिलकर मिया को थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और पहले तो वो लोग थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें करते हैं, मतलब फालतू बातें। लेकिन कुछ देर बाद ही सोक्यो आती है मेन पॉइंट में और यहाँ पर वो मिया को ये पूछती है कि क्या तुम आकागामी को पसंद करती हो। लेकिन मिया बोलती है कि क्या आकागामी को पसंद नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं करती। तो ये सुनकर सोक्यो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है और वो बोलती है कि अगर तुम उसे पसंद नहीं करती हो तो तुम उसके इतना ज़्यादा करीब क्यों जा रही हो। तो मिया बोलती है कि अच्छा, तो तुम इस बात के लिए मुझे यहाँ पर बुला के लाई हो। असल में हम दोनों ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, इसलिए हम दोनों थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हैं, बस इतना ही। और फिर मिया बोलने लगती है कि मैं यहाँ पर आई थी अपनी फैमिली से बचने के लिए, ताकि मैं लस्ट से यानी कि हवस से दूर रह पाऊँ। लेकिन आकागामी को देखने के बाद मेरी हवस बढ़ती जा रही है और मैं उसे थोड़ा बहुत पसंद भी करने लगी हूँ और मैं कभी भी टर्न ऑन भी हो जाती हूँ। जो सुनकर कागुरा जाकर रस्सी से मिया को बांध देती है और उसे ऊपर लटका देती है और यहाँ पर ये सीन बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर आकागामी आ जाता है और वो आते ही मिया को इस हालत में देखता है। तभी वो थोड़ा बहुत शर्मा जाता है और वो पूछता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। लेकिन यहाँ पर सोक्यो की मुंह तो बहुत ज़्यादा लाल हो चुकी थी शर्म के मारे, पता नहीं यार ये बंदी यहाँ पर क्यों शर्मा रही है। लेकिन तभी कागुरा ये बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी मुंह लाल क्यों है, और वो बोलती है कि तुम मिया से जेलस हो। तो अब सोक्यो ये सोचती है कि वो डायरेक्ट आकागामी से उस वीडियो के बारे में बात करेगी। लेकिन जब कागुरा अपनी कैमरा को ढूंढने लगती है तब वो देखती है कि उसकी कैमरा वहाँ पर नहीं है और तभी वहाँ पर एंट्री होती है कुरागे की और उसके ही हाथ में वो कैमरा होती है और वो बोलती है कि क्या ये कैमरा तुम्हारी है, और वो तभी वहाँ पर मौजूद उस वीडियो को चलाने लगती है। लेकिन सोक्यो यहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा मना कर रही होती है, लेकिन कागुरा उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उस वीडियो को चला देती है। तो ये देखकर सोक्यो बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब ख्यालों में डूब जाता है दोबारा से। लेकिन तभी कुरागे बोलती है कि इन दोनों ने तो बहुत ही फन किया है इस गेम के अंदर। तो सोक्यो बोलते हैं क्या गेम। तो कुरागे बोलती है कि हाँ ये देखो ये लोग तो गेम खेल रहे थे। तो सोक्यो बोलती है अच्छा मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। क्या समझ रही थी तुम। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आकागामी किचन में खड़े होकर ये सोच रहा होता है कि कैसे वो सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व करे, यानी कि पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो वो सोचता है कि पहले मैं खाने की बजट को कट करके इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की फर्स्ट स्टेप लूंगा। और जब भी वो राइस वाली बॉक्स के ढक्कन खोलता है तब वो देखता है कि उस बॉक्स के अंदर एक भी चावल बचा नहीं है और वो चीख उठता है और उसकी चीख सुनकर मिया और यूजुकी दोनों ही वहाँ पर चली आती है और वो दोनों पूछते हैं कि आकागामी क्या हुआ है, हम लोगों ने अभी अभी एक लड़की की चीखने की आवाज़ सुनी है। तो आकागामी बोलता है कि हम लोगों के पास कोई भी चावल नहीं है। तो यूजुकी बोलती है कि अच्छा तो ऐसी बात है, तो कोई बात नहीं, चलो हम लोग ट्रिब्यूट इकट्ठा करने के लिए जाते हैं, हम लोग जिसे दान कहते हैं। तो इतना बोलते ही वो तीनों निकल जाते हैं ट्रिब्यूट इकट्ठा करने के लिए। तो चलते चलते यूजुकी आकागामी को उन लोगों की ट्रिब्यूट के बारे में यानी कि थोड़ा बहुत ट्रेडिशन के बारे में थोड़ा बहुत बताने लगती है।
तो वो लोग बातें करते करते पहले एक घर में जाते हैं ट्रिब्यूट इकट्ठा करने के लिए, लेकिन वो हाउस ओनर उन लोगों के मुंह पे ही दरवाज़ा बंद कर देता है और वो बोलता है कि निकल जाओ यहाँ से। तो वो लोग क्या करते हैं कि दोबारा से एक और घर में जाते हैं जहाँ पर सेम चीज़ दोबारा से रिपीट होती है और वो लोग दोबारा से वहाँ से निकल जाते हैं और ऐसे करते करते शाम हो जाती है। लेकिन उन लोगों को कोई भी राइस नहीं देता है। एक ही हाउस बचा था, मतलब लास्ट हाउस ट्रिब्यूट इकट्ठा करने के लिए, और वो लोग चले जाते हैं उस हाउस में जहाँ पर हम देखते हैं कि एक लंगड़ी लेडी उस हाउस की ओनर है और वो लेडी यूजुकी को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रीटिंग करती है। और इस लंगड़ी लेडी के 2 बच्चे भी है जो बहुत ही ज़्यादा हरामी होते हैं। तो वो 2 बच्चे उन लोगों के पास आते हैं और यूजुकी को आकर बोलती है कि अपने बैंगन दिखाओ। यूजुकी बोलती है कि नहीं, मैं नहीं दिखाने वाली। तो वो 2 बच्चे ये कहने लगते हैं बैंगन बैंगन बैंगन। तुम लोग शायद समझ चुके हो कि वो दोनों क्या बोल रहे थे। खैर जो भी हो, तो इस लंगड़ी लेडी की घर में वो लोग थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं और बातें करते करते रात हो जाती है। और ये लंगड़ी लेडी उन लोगों को ट्रिब्यूट दे देती है, मतलब भर भर के चावल दे देती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं ढेर सारे चावल लेकर। तो रात में चलते चलते आकागामी उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसके साथ यूजुकी की पहली मुलाकात हुई थी। और यहाँ पर वो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चला जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे से यूजुकी आती है और वो देखता है कि यूजुकी बहुत सारे बैग्स, राइस बैग्स अपनी पीछे बांध कर चल रही होती है, जो देखकर आकागामी तो चौंक दिया जाता है और वो सोचता है कि यूजुकी को सच में मेरा सपोर्ट चाहिए। हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है तुम लोगों की एक और नए वीडियो में। और आज मैं टेनपुरु एनिमे सीरीज की 11 नंबर पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इससे पहले कि 10 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जो तुम लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो तुम लोग जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। तो ज़्यादा बकबक ना करते हुए चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बहुत सारे फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यूजुकी और आकागामी दोनों मिलकर कैसे ट्रेनिंग वगैरह कर रहे थे, कैसे वो लोग टोकुडो में एंटर हुए और वो लोग कितना ज्यादा दिल लगा के अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे होते हैं मिकाजुकी टेम्पल की हेड प्रीस्ट बनने के लिए। तो फ्लैशबैक के बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हम देखते हैं कि आकागामी, कीकी और यूजुकी तीनों मिलकर बैठे हुए थे बुद्धा की मूर्ति के सामने, जहाँ पर कीकी उन दोनों को ये बता रही थी कि इसी मिकाजुकी टेम्पल में वो सेरेमनी होने वाली है और वो जल्द ही होने वाली है। और वो किसी से ये पता किया है कि इस बुद्धा की मूर्ति के नेक को, मतलब गर्दन को ठीक करने के लिए जो पैसे लगेगा वो है 500,000 येन। और ये बहुत ही ज्यादा पैसा होता है, जो सुनकर आकागामी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी यूजुकी साइड से ये बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। तो ये सुनकर यूजुकी और आकागामी दोनों ही उसके ऊपर भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने कुछ सुना भी है कि हम लोगों ने क्या कहा है, 500,000 येन, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन यूजुकी एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल भाषण देते हुए बोलती है कि तुम लोग इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कैसे न कैसे करके ये सारे के सारे पैसे जुगाड़ कर लूंगी। और फिर यहाँ पर रात खत्म हो जाती है। अब दूसरे सुबह हम देखते हैं कि आकागामी लैपटॉप में जॉब ढूंढ रहा होता है ताकि सारा का सारा पैसा कमाने का बर्डन यूजुकी के ऊपर ना पड़े। तो यहाँ पर वो वेबसाइट में उसके कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहा था, लेकिन उसके पास तो अपना मोबाइल नहीं था क्योंकि उसने तो उसे पहले ही तोड़ दिया था। तो इसीलिए वो यहाँ पर सोचता है कि क्यों ना वो एक मोबाइल खरीद ले, मतलब उधार में खरीद ले। तो वो मुंह उठा के चला जाता है यूजुकी के पास थोड़ा सा पैसा मांगने के लिए और वो जाके यूजुकी के दरवाजे को धक्का मारने लगता है। तो यूजुकी थोड़ी देर बाद गेट खोल के निकलती है, लेकिन जब वो निकलती है तब आकागामी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि यूजुकी एक मेड की ड्रेस में थी और वो बहुत ज्यादा सेक्सी लग रही थी, जो देखकर आकागामी की तो बातें ही नहीं निकल रही थी मुंह से। और यूजुकी इधर उधर थोड़ा बहुत उछल कूद कर रही थी, जिस वजह से उसकी संतरे भी बहुत ही ज्यादा उछल कूद कर रहे थे, जो देखकर आकागामी तो बहुत ज्यादा सीड्यूस्ड हो जाता है। तो यहाँ पर आकागामी थोड़ा बहुत साहस जुटा के यूजुकी को अपनी फोन खरीदने के बारे में बताने चाह ही रहा होता है कि तभी उसके दिमाग में बहुत ज्यादा अजीबोगरीब ख्याल आने लगता है, जहाँ पर वो सोचता है कि यूजुकी उसे सर्व करने वाली है। लेकिन तभी वो अचानक से अपने आप को मुक्का मारता है ताकि वो अपने ख्याल से बाहर निकल जाए। तो यूजुकी को आकागामी जैसे तैसे करके फ़ोन के बारे में बता देता है। तो यूजुकी बोलती है कि अच्छा तो फ़ोन चाहिए तुम्हें, कोई बात नहीं, और वो फ़ोन ढूंढने लगती है। और यूजुकी इतनी बुरी तरीके से फ़ोन ढूंढती है कि आकागामी की नाक से खून निकल के पूरी तरीके से खूनम खून हो जाता है, जो देखकर यूजुकी तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तो अब यूजुकी आकागामी को पूछती है कि तुम्हें मेरा फ़ोन किस लिए चाहिए। तो आकागामी यूजुकी को अपनी फ़ोन ढूंढने का सारा किस्सा बता देता है, मतलब किस लिए उसे फ़ोन चाहिए सब कुछ बता देता है। तो अब यूजुकी उसके हाथ से फ़ोन को लेकर ये पूछती है कि तुम्हें किस तरीके का ड्रेस पहनना पसंद है, जो सुनकर आकागामी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। और फिर थोड़ा बहुत सोचने के बाद ये बोलता है कि मुझे मॉन्क जैसे ड्रेस पहनना पसंद है, जो सुनकर यूजुकी बोलती है कि तुम्हें मॉन्क जैसे ड्रेस पहनना इसलिए पसंद है क्योंकि तुम अभी ट्रेनिंग पीरियड में हो और मैं चाहती हूँ कि तुम ये ट्रेनिंग कंप्लीट करो, ना कि काम वगैरह करो। तो आकागामी बोलता है कि यूजुकी सर, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ,
तो यूजुकी बोलती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन ये मेरी काम है, इसलिए मैं खुद इसे कंप्लीट करना चाहती हूँ। और वैसे भी मेरी मॉम भी इस टेम्पल को बिल्कुल पूरी तरीके से अकेले ही संभालती थी, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस टेम्पल को अकेले ही संभालूँ। तो आकागामी बोलता है कि 500,000 येन तो बहुत ज़्यादा होता है, जो एक स्टूडेंट के लिए कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। यूजुकी बोलती है तो कोई बात नहीं, मैं डबल शिफ्ट कर लूंगी। जो सुनकर आकागामी बोलती है कि ये काम मुझे करना चाहिए क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम के एक्सपीरियंसेस है। और फिर यहाँ पर आकागामी दूसरी तरफ देखकर उसके साथ बहस करने लगता है, मतलब यूजुकी के साथ बहस करने लगता है। तो यूजुकी बोलती है कि तुम मेरे तरफ क्यों नहीं देख रहे हो। तो आकागामी बोलता है कि जरा अपने आप को आईने में देखो, तुम किस तरीके का ड्रेस पहने हुए हो। तो जब यूजुकी अपने आप को आईने में देखती है तब वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और वो बोलती है कि तुम तब से मेरे इस दोनों बैंगन को देख रहे थे। आकागामी बोलता है कि तुम आज सबसे ज़्यादा क्यूटेस्ट और सेक्सीएस्ट ड्रेस को पहने हो, जितना मैं इमेजिन कर सकता हूँ उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो तुम आज। जो सुनकर यूजुकी और भी ज़्यादा एम्बेरस्ड होने लगती है। तो अब यहाँ पर वो दोबारा से उन लोगों के बीच बहस छिड़ जाता है, जहाँ पर आकागामी उसे बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हो और इस ड्रेस में तुम और भी ज़्यादा टायर्ड हो। लेकिन यूजुकी इस बात को मान ही नहीं रही थी और फिर यूजुकी आकागामी को एक बेट देती है और वो बोलती है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर सुला सकते हो तो मैं हार जाऊंगी और तुम्हें मैं अपनी फ़ोन दे दूंगी। तो यह बात सुनकर आकागामी पूछता है कि मैं तुम्हें कैसे सुलाऊँ। तो यूजुकी बोलती है कि मसाज करके, और फिर वो अपने बेड पे लेट जाती है और आकागामी यहाँ पर थोड़ा बहुत हिचकते हुए अपना काम यानी कि मसाज करने का काम स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर यूजुकी थोड़ा बहुत मसाज पाने के बाद ही ये कहने लगती है कि तुम इसमें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। और आकागामी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूजुकी की मसाज करने लगता है और फिर मसाज करते करते आकागामी के दोबारा से बूढ़े बूढ़े ख्याल आने लगता है। तो इसलिए आकागामी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस तरीके से यूजुकी की मसाज करने लगती है और यूजुकी यहाँ पर चीखने चिल्लाने लगती है। तभी सुकियो यूजुकी की दरवाजे के बाहर आकर खड़ी होती है और वो यूजुकी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुन लेती है, जो सुनकर वो थोड़ा बहुत शॉक्ड के साथ साथ शर्मा भी रही होती है और वो ये सोच रही होती है कि आखिर इस रूम के अंदर हो क्या रहा है। और फिर सुकियो बहुत ही गुस्से में दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि आकागामी और यूजुकी बहुत ही अजीब व गरीब पोज में लेटे हुए हैं, जो देखकर सुकियो भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो यूजुकी से पूछती है कि तुम मेड के कपड़े में क्यों हो। तो अब यूजुकी को बहुत ज़्यादा नींद आ तो रही थी, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपनी नींद को कंट्रोल कर रही थी। तो आकागामी बोलती है कि यूजुकी अब हार मान भी जाओ। तो अब यूजुकी एक बहुत ही लंबी चौड़ी बात कह देती है। वो कहती है कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, मतलब अपने काम से काम रखो। जो सुनकर आकागामी के साथ साथ यूजुकी भी चुप हो जाती है और फिर आकागामी बोलता है कि अगर ये मेरे बिजनेस नहीं है तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और फिर वो सुकियो को बोलती है कि चलो मेरे साथ बाहर चलो। और इतना बोलते ही यहाँ पर एक कट सीन होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आकागामी और सुकियो दोनों शादी कर रहे होते हैं और वो दोनों बहुत ही सारे बच्चे पैदा करने की भी प्लान कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि सुकियो की नींद टूट जाती है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सुकियो अब तक सारा का सारा चीज़ें नींद में सपने देख रही थी। तो नींद टूटने के साथ साथ ही वो कागुरा को एक बहुत जोरदार सिर से पटका मारता है, जिस वजह से कागुरा बहुत दूर जाके गिरती है। और यहाँ पर सुकियो दोबारा से कागुरा से माफ़ी मांगने लगती है और वो ये बोलती है कि प्लीज़ इसको भी किसी को मत बताना। अब सुकियो नहा धोकर बिल्कुल रेडी सेडी होकर एकदम नए नए कपड़े सपड़े पहनकर एक सेक्सी लुक लेकर बाहर खड़ी हुई होती है। मतलब यहाँ पर वो आकागामी की इंतजार कर रही होती है और तभी आकागामी उसके पीछे से सुकियो को पुकारती है और सुकियो जब पीछे मुड़ के देखती है तब वो देखती है कि आकागामी बिल्कुल ही एकदम नॉर्मल ड्रेस में, मतलब वो अपनी ट्रेनिंग ड्रेस में खड़ा हुआ है। तो वो यहाँ पर सोचता है कि इसका मतलब आकागामी मेरे साथ कोई डेट में नहीं जा रहा। लेकिन तभी आकागामी ये बोलती है कि सुकियो तुम आज बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही हो इस ड्रेस में। तो अब वो दोनों सड़क में एक साथ चलने लगते हैं। तो चलते चलते सुकियो आकागामी से पूछती है कि तुम किस लिए मुझे बाहर लेकर आए हो। तो आकागामी बोलता है कि दरअसल मुझे एक फ़ोन चाहिए था, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम मुझे फ़ोन शॉप के रास्ता दिखा दोगे। तो सुकियो पूछती है कि और कुछ। आकागामी बोलता है कि नहीं, इतना ही मेरा प्लान था आज के लिए। तो अब चलते चलते वो दोनों फाइनली पहुंच जाते हैं एक शॉप में, जहां पर वो लोग फ़ोन देखने लगते हैं और यहाँ पर वो शॉपकीपर इन दोनों को कपल समझ रहे होते हैं, जो सुकियो को पता चल जाता है। तो अब वो लोग फ़ोन ले लेते हैं और आकागामी बाहर आकर फ़ोन को चेक करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सुकियो अपनी टमाटर जैसे मुंह लेकर एक कोने पर बैठी हुई है और वो ये सोच रही होती है कि वो शॉप ओनर हमारे बारे में क्या ही सोच रही होगी। और तभी आकागामी पीछे से आकर उसे एक एप्पल जूस देता है। तो अब सुकियो उस एप्पल जूस को पीने लगती है और आकागामी उसे बोलता है कि चलो घर चले, इससे पहले बहुत देर हो जाए। और तभी यूजुकी पीछे से आकागामी की ड्रेस को पकड़ लेती है और आकागामी की ड्रेस को पकड़ के वो अपने ही मन में कही जा रही होती है कि ये सब कुछ मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आकागामी कभी भी मेरे साथ डेट में नहीं आने वाला था, ये सब कुछ मेरी ही मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं गलत सोच रही थी आकागामी के बारे में।
और वो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, बहुत ज़्यादा शर्माते हुए, बहुत ज़्यादा मशक्क़त के साथ आकागामी को ये पूछती है कि क्या हम लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकागामी बिना कुछ सोचे समझे बोल देता है कि हाँ ठीक है, क्यों नहीं, बहुत खुशी से। अब वो दोनों अपना नंबर जो है वो शेयर कर लेते हैं और यहाँ पर आकागामी बहुत ज़्यादा उतावला होता है। तो सुके पूछती है कि तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हो। तो आकागामी बोलता है कि तुम ही एक फर्स्ट लड़की हो जिसकी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने सेव किया है। और वो बोलता है कि इससे पहले सारे लड़कियां मेरे आकागामी नाम सुनते ही मुझसे दूर भागने लगते थे। तो सुकियो अब आकागामी से पूछती है कि तुमने फ़ोन किस लिए खरीदा है। तो आकागामी बोलता है कि कुछ सीक्रेट मैसेज करने के लिए। तो यहाँ पर सुकियो दोबारा से अपनी ख्याल में खो जाती है और ये भी कुछ कम परवट नहीं है। और वो यहाँ पर ये सोचने लगती है कि मेरा नंबर प्लस सीक्रेट मैसेजेस इज इक्वल टू और वो सब कुछ सोचने लगती है यहाँ पर। और फिर सुकियो अपने आप चीख उठती है कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। एपिसोड की शुरुआत में हमें यूजिकी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ चल रही थी। मतलब यहाँ पर वो अपनी फ्लैशबैक में थी जहाँ पर यूजिकी की मॉम उसे बोलती है कि एक टेम्पल को संभालना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाली है, तुम्हें बहुत सारे चीज़ों की ध्यान रखना होगा। और फिर यहाँ पर हमें इंट्रो दिखाया जाता है और इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि यूजुकी अभी भी उस सदमे के अंदर थी जहाँ पर वो आकागामी को ये बोल देती है कि दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आकागामी को ये बात बोल दी थी। अब वो थोड़ा सा गिल्टी महसूस करती है और वो सोचती है कि उसे शायद आकागामी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तभी उसे बाहर से आकागामी की आवाज़ सुनाई देती है और वो जब दरवाज़ा खोल के बाहर देखता है तब वो देखता है कि आकागामी और सुकियो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं और उन दोनों को बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था, जो देखकर यूजिकी की आंखें फट जाती है और वो वहाँ से दौड़ के भागने लगती है। और भागते भागते वो यही सोच रही होती है कि मैं आखिर यहाँ से भाग क्यों रही हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आकागामी अभी भी जॉब का वेट कर रहा था और उसे अभी तक कोई भी जॉब नहीं मिला है और वो जॉब ढूंढते ढूंढते अभी भी वही बात सोच रहा था जहाँ पर यूजिकी और आकागामी की लड़ाई हुई थी। और वो सोचता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और उसे यूजिकी के साथ बात करनी चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि यूजिकी उसके सामने प्रकट हो जाती है और वो बोलती है कि गुड मॉर्निंग आकागामी। और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रही थी, पता नहीं क्यों, जो देखकर आकागामी को थोड़ा बहुत संदेह होता है। लेकिन वो तभी वहाँ से चल के जाने लगती है और जाते जाते वो बहुत ज़्यादा इधर उधर चोटें खाने लगती है। लेकिन वो फिर भी बोलती है कि मैं ठीक हूँ। अब वो यूजिकी के साथ बातें करने ही वाला होता है लेकिन तभी पीछे से किकी आगे आकागामी को रोक देती है और वो यूजिकी को बोलती है कि क्या तुम इन सब चीज़ों को स्टोर रूम में रख दोगे। तो यूजिकी बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं रख दूंगी। और वो आकागामी को बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे साथ कुछ बात है। अब किकी आकागामी को लेकर बाहर आ जाती है और आकागामी पूछता है कि बताओ क्या डिस्कस करना चाहते हो मेरे साथ। तो किकी यहाँ पर पूछती है कि तुम्हारे और यूजिकी के बीच क्या कुछ हुआ है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। तो आकागामी यहाँ पर चुप रहता है लेकिन आकागामी इस बात को थोड़ा सा इनकार कर देता है। तभी किकी अपनी बैंगन को दिखाते हुए बोलता है कि ये क्या है। तो आकागामी बोलता है कि बूब्स। यूजिकी बोलती है कि ये मैं हूँ किकी। और फिर वो बोलती है कि जब कोई बंदा मून की तरफ फिंगर दिखा के उसे इंडिकेट करने की कोशिश करता है तब कोई भी उसके फिंगर से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी तरीके से तुम मुझसे हटके मेरे बूब्स में डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो। तो आकागामी पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो किकी बोलते हैं कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है यूजिकी के ऊपर से। और वो पूछते हैं कि तुम यूजिकी को कैसे देखते हो। आकागामी बोलती है कि वो बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है और केयरलेस भी। और वो बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है यूजिकी के बारे में। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूजिकी उन बॉक्सेस को लेकर स्टोर रूम में जा ही रही होती है कि तभी उसके सामने एक औरत और एक बच्ची आती है। और तभी कुरागे आकर किकी को ये खबर दे देती है कि तुम्हारे लिए कोई गेस्ट आई हुई है। और वो बोलती है कि वो लोग अपनी ग्रेव चेंज करवाना चाहती है, मतलब दूसरी टेम्पल में ले जाना चाहती है। तो यहाँ पर किकी को दिखती है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और वो दौड़ के जाने लगते हैं उन लोगों के पास। और वो आकागामी को बोलते हैं कि यहाँ पर हम लोग ग्रेव चेंज करवाने के लिए उन लोगों के 100 टाइम्स ज़्यादा पैसे मांगेंगे ताकि हम लोग अपना बुद्धा की मूर्ति जो है उसे ठीक कर पाए। और वो दौड़ते दौड़ते वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ पर पहुँचते ही वो लोग देखते हैं कि वो औरत और वो बच्ची दोनों वहाँ से जा रही होती है क्योंकि यूजिकी ने उन लोगों को ग्रेव चेंज करवाने की परमिशन दे दिया था। अब यहाँ पर किकी पूछती है कि क्या उन्होंने तुम्हें कुछ पैसा दिया। तो यहाँ पर यूजिकी बहुत ही भोली सी सूरत और आंखों में मस्ती लिए ये कहती है कि क्या पैसे तो नहीं दिए उन लोगों ने। और यूजिकी यहाँ पर दोबारा से अपनी रोना धोना चालू कर देती है। वो बोलती है कि मैं इस टेम्पल को मेरी मॉम की तरह संभाल नहीं पा रही हूँ और इन लोगों का विश्वास भी हमारे टेम्पल से उठ चुका था, तो इसीलिए ये लोग अपनी ग्रेव चेंज करवाना चाहते थे। और फिर यूजिकी और भी ज़्यादा जोश के साथ बोलती है कि मैं और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी। लेकिन तभी किकी एक बहुत ही बड़ी बात कह देती है। वो बोलती है कि यूजिकी तुम आज से ही अपनी ट्रेनिंग बंद कर दो और आज से मैं तुम्हें कोई भी ट्रेनिंग नहीं दूंगी। लेकिन यूजिकी और आकागामी पूछते हैं कि लेकिन क्यों मास्टर। तो किकी बोलती है कि ये तुम लोग खुद फिगर आउट कर लो। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजिकी
हर रोज की तरह जल्दी ही नींद से उठ जाती है और तभी उसे याद आती है कि उसकी तो आज ट्रेनिंग नहीं है और वो यहाँ पर थोड़ा सा डिप्रेस्ड होने लगती है। लेकिन फिर वो कहती है कि डिप्रेस्ड होने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है और वो अपनी ड्रेस चेंज करके तैयार होकर बाहर चली जाती है सब लोगों के पास और वो बोलती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा काम करूँगा और न्यू ईयर में और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी। लेकिन सभी लड़कियाँ बोलती है कि तुम्हारे पास तो कोई काम ही नहीं है, क्या काम करोगी तुम। तो वो कहती है कि मैं टेम्पल को साफ करूँगी, क्लॉथेस वगैरह सारा का काम करूँगी मैं। तो सुके बोलती है कि इसके लिए तो तुम्हें आकागामी को थैंक करना चाहिए क्योंकि उसके लिए ये पूरा का पूरा टेम्पल हर वक्त चकाचौंध रहता है। जो सुनकर यूज़ुकी की आंखें तो गोल गोल हो जाती है क्योंकि उसके पास तो अब और कोई काम ही नहीं बचा है करने के लिए। तो यूज़ुकी पूछते हैं कि अरे आकागामी कहाँ है। तो सुके बोलते हैं कि क्या पता, वो और कीकी कहीं पर तो गए हैं और हम लोगों को नहीं पता कि वो कहाँ पर गए हैं और आकागामी मेरा मैसेज भी नहीं सीन कर रहा है। जो सुनकर यूज़ुकी थोड़ा सा सदमे में चली जाती है और मिया कहती है कि क्या तुम्हारे पास आकागामी की कांटेक्ट नंबर है। और कुरागे बोलती है कि मेरे पास भी तो नहीं है उसका कांटेक्ट नंबर, हम लोगों को भी चाहिए। और यहाँ पर मिया और कुरागे दोनों मिलकर चीखने चिल्लाने लगते हैं और फिर वो तीनों लड़कियां सुकियो को चीटर चीटर कहने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूज़ुकी झाड़ू पोछा लेकर टेम्पल को साफ करने के लिए जाती है लेकिन वो देखती है कि टेम्पल तो बिल्कुल पूरी तरीके से एकदम चकाचक हुई है, जो देखकर यूज़ुकी थोड़ा सा उदास होती है और वो बोलती है कि अब मैं क्या करूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूज़ुकी एक बस स्टैंड में बैठी हुई है और वहाँ पर बैठ के वो काम के लिए डिफरेंट शॉप्स में कॉल कर रही होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे किसी भी शॉप में काम नहीं मिली होती है और वो तो अभी वहाँ से उठ के एक वेंडिंग मशीन में चली जाती है थोड़ा सा ड्रिंक्स पीने के लिए। लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक ड्रिंक खरीद पाए, तो इसीलिए वो वहाँ से चल के एक दूसरे शॉप के सामने जाके खड़ी होती है। तभी उसके सामने एक लड़का आता है जिसे देखकर यूज़ुकी वहाँ से दौड़ के भागने लगती है और तभी वहाँ पर अचानक से बारिश होने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आकागामी और कीकी दोनों एक रेस्टोरेंट में थे जहाँ पर आकागामी कीकी को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा होता है ताकि वो यूज़ुकी को ट्रेनिंग देना शुरू कर दे। लेकिन यूज़ुकी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मानती और वो वहाँ से उठ के जाने ही वाली होती है। लेकिन तभी वो गेट खोल के देखती है कि बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है और तभी आकागामी को एक कॉल आता है और वो जब कॉल को रिसीव करता है तब दूसरी तरफ से सूके बहुत ही तेज चीख उठती है और वो बोलती है कि अभी तुम्हें टाइम हुआ मेरा कॉल रिसीव करने का। और वो बोलती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है, हमें यूज़ुकी कहीं पर नहीं मिल रही है। जो सुनकर आकागामी बारिश में ही दौड़ के निकल जाता है यूज़ुकी को ढूंढने के लिए और आकागामी हर एक उस जगह को ढूंढता है जहाँ पर यूज़ुकी जा सकती है लेकिन उसे कहीं पर भी यूज़ुकी नहीं मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ यूज़ुकी उसी जगह पर छुपी हुई थी जहाँ पर आकागामी सेकंड एपिसोड में छुपा हुआ था और यहाँ पर बैठकर वो ये सोच रही होती है कि आखिर मैं क्या करूँ ताकि मैं मॉम की तरह बन जाओ। और इस तरफ आकागामी तो अभी तक उसे ढूंढ ही रहा होता है। अब उस जगह पर यूज़ुकी को बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि यूज़ुकी की मॉम सभी लड़कियों को, मतलब वहाँ पर मौजूद तीनों लड़कियों को ये बोलते हैं कि तुम लोग इस टेम्पल को छोड़ने की तैयारी कर लो क्योंकि ये टेम्पल बंद होने वाली है और मैं इस टेम्पल को बचा नहीं पाऊंगी। तो यूज़ुकी को बोलती है कि मैं इस टेम्पल को चलाऊंगी। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम इस टेम्पल को नहीं चला सकते। और यहाँ पर यूज़ुकी को कीकी और आकागामी की ख्याल आने लगता है जहाँ पर उसे ये दिखाई देता है कि कीकी उसे ये कह रही है तुम कल से ट्रेनिंग को बंद कर दो और आकागामी उसे ये कह रहा होता है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब वो ये सब कुछ उसके माइंड में चल रहा था और यूज़ुकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास के साथ साथ बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी थी। अब फाइनली आकागामी उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर यूज़ुकी छुपी हुई थी और वहाँ पर जाके उसके ऊपर से उस कार्डबोर्ड को हटाता है और वो यूज़ुकी के चेहरे को बहुत ही अच्छी तरीके से देखता है और फिर यूज़ुकी वहाँ पर खड़ी होती है और आकागामी जाकर यूज़ुकी को एक बहुत ही टाइट हग कर लेता है। और सच बताओ तो ये हग देखकर मुझे ना बहुत ज़्यादा सुकून मिला है दोस्तों। तो वहाँ पर वो लोग बहुत देर तक वैसे ही खड़े रहते हैं। अब दूसरी सुबह यूज़ुकी की आँख खुलती है अपने बेड पे जहाँ पर उसे बहुत ही तेज़ बुखार थी और वो बेड से उठ भी नहीं पा रही थी और उसके बगल में ही आकागामी घोड़े बेच के सो रहा होता है। तो यूज़ुकी चीखती है कि आकागामी, और तभी आकागामी उठ जाता है और दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलने लगते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन मोमेंट क्रिएट हो जाता है भाई, मोमेंट। और फिर आकागामी उसे अपनी लाइफ की कहानियां बताने लगता है जहाँ पर वो ये बताता है कि उसके पापा उसे हर वक्त ये बताया करते थे कि कोई भी कभी भी अकेला नहीं रह सकता। हालांकि वो अपनी एक हारेम क्रिएट करने के लिए ये सब बातें करते थे लेकिन मुझे अभी समझ आ रहा है कि उनकी बातों की मतलब क्या थी। और वो ये भी कहता है कि वो हर वक्त लड़कियों से दूर रहने की भी कोशिश करता है और यहाँ पर हमें उसके हर एक फ्लैशबैक को भी दिखाया जाता है। और यूज़ुकी तुमने ही मेरे इस गलत फहमी को तोड़ा है, तो यूज़ुकी प्लीज़ मुझे अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लो। जो सुनकर यूज़ुकी तो रो पड़ती है और वो बोलती है कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ इसलिए हुआ है क्योंकि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ और जिस वजह से तुम हर दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो और वगैरह वगैरह। तो आकागामी बोलता है कि मैं ये सब कुछ करता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ और मैं इस टेम्पल को भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम करते हो।
और यहाँ पर यूज़ुकी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है और तभी अचानक सारी लड़कियाँ दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर आ जाते हैं और सभी लड़कियाँ मिलकर यूज़ुकी को बहुत ज़्यादा डांटते हैं और उसे इडियट कहते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि हम लोग तुम्हारे कितना ज़्यादा फिक्र कर रहे थे वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर कीकी भी खड़ी हुई थी, तो यूज़ुकी आकर कीकी को बोलती है कि मैं फाइनली फिगर आउट कर चुकी हूँ कि आप मुझे ट्रेनिंग क्यों नहीं करवाना चाहती है। और यहाँ पर वो तो कुछ सब वगैरह वगैरह बोलने लगता है जो मुझे इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया किस चीज़ के बारे में ये बात कर रहा होता है। लेकिन तभी कीकी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। फिर अगली पल कीकी ये बोलती है कि पहले तुम अपनी हेल्थ ठीक कर लो, फिर हम लोग तुम्हारे ट्रेनिंग को पूरा करेंगे। अब आखिरी सीन में हम देखते हैं कि यूज़ुकी और आकागामी दोनों मिलकर बैठ के शाम के मज़े ले रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बातें कर रहे होते हैं। और इसी खूबसूरत मोमेंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। तो आप लोगों को ये वाला एपिसोड यानी कि ये वाला एनिमे सीरीज़ कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए एनिमे सीरीज़ लेकर। और हाँ, तुम लोग कमेंट में ये भी बता सकते हो कि कौन सा एनिमे सीरीज़ तुम लोगों को देखना है, तो मैं उस एनिमे के ऊपर काम करना शुरू कर दूंगा। प्लीज़ हारेम टाइप के एनिमे सजेस्ट मत करना, क्योंकि मैं उस टाइप के एनिमे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा येलो डॉलर के साइन आ रहा है मेरे को, जिसकी वजह से मुझे पैसे नहीं मिल रहा है यार, और पैसे के लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ मैं। खैर जो भी हो, तो एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।